2016 वो साल था जब डब्ल्यूडब्ल्यू में गोल्डबर्ग आए थे और वहां पे उनका ब्रॉक लेसनर के साथ मैच भी हुआ था। सर्वाइवर सीरीज में हमको शॉकर भी मिला था। तो किसी एक बंदे ने क्या किया, उन्होंने 2016 से अब तक यानी कि आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 9 साल गोल्डबर्ग के डब्ल्यूडब्ल्यू में, जहां पे वो कभी ऑन एंड ऑफ थे, कभी एक्टिव थे, कभी नहीं थे। तो उस दौरान जितने भी मैचेस हुए उन सारे मैचेस की लेंथ को कैलकुलेट किया तो ये निकल के आती है 64 मिनट्स एंड 6 सेकेंड्स। और ऑब्वियसली आप समझ रहे होगे कि ये स्पेसिफिक गोल्डबर्ग के मैचेस के लिए क्यों किया, क्योंकि उनको हमेशा इस बात का ताना मिलता है कि भाई इस बंदे के जो मैचेस है वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। लोग इसको फिर एनजीबीडब्ल्यू के मैचेस से कंपेयर करते हैं कि भाई आयरन मैन मैचेस तो सिर्फ 60 मिनट के, तो एक ही मैच उनका चल जाता है, तुम अपना पूरा 9 साल में 64 मिनट के मैचेस ही करके गए। पता नहीं गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट के बाद और ज़्यादा जो रायता है वो फैल गया है, थोड़ा गोल्डबर्ग ने फैला दिया, लोग उनके बारे में वैसे बातें कर ही रहे थे। बट आई डोंट थिंक सो इससे कोई फर्क पड़ता है कितने मिनट का मैच था। अगर आप पूछोगे क्या बिजनेस बना के दिया है गोल्डबर्ग ने, इफ द आंसर इज यस, तो भाई ऐसे में तो फिर जे उसो भी वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और डब्ल्यूडब्ल्यू अनरियल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो डब्ल्यूडब्ल्यू की नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है, तो अब इसका ट्रेलर भी इन्होंने रिलीज कर दिया है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको बहुत कंट्रोवर्शियल मान रहे हैं, ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल बन चुकी है कि यार डब्ल्यूडब्ल्यू की बिहाइंड द सीन चीज़ें हमको पता चलने वाली हैं, जो कि शायद पता चलना सही है या नहीं है, वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। लेकिन इस ट्रेलर के अंदर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली। जैसे ट्रिपल एच ने पहले ही हाइप करते हुए ऐसे बोला कि अगर तुम्हें बिहाइंड द सीन पता चला ना डब्ल्यूडब्ल्यू का, तो देयर इज नो वे कि तुम प्यार में नहीं पड़ोगे इस बिजनेस के। फिर वो रॉक को दिखा के ऐसा भी कह रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर स्टोरी तुम्हारे सामने अनफोल्ड होने वाली है। मतलब ऐसा हमको बता रहे हैं कि जैसे ये जॉन सीना वाला जो सारा सीन हुआ था हील टर्न वाला, उसके पीछे की क्या कहानी थी वो शायद हमको पहले ही इस ये जो भी अनरियल है इसमें दिख जाएगी। आई थिंक ये अभी सीरीज के हिसाब से, मतलब एपिसोड्स के हिसाब से होने वाला है ना, तो धीरे धीरे करके शायद ये बताएंगे कि व्हाट इफ वी टर्न जॉन सीना, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो मतलब डेफिनेटली इसके पीछे के बिहाइंड द सीन्स हमको पता चलने वाले हैं, जो कि रॉक के उस इंटरव्यू में जो कि उन्होंने पैट मैकेफे पर बोला था, उसके बाद से और जानने लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होंगे। फिर हमको लिटरली पता चल रहा है कि कैसे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोडक्शन हाउस में लोग होते हैं, उनको भी वो कैसे बता रहे हैं, या जो कैमरा ऑपरेट करते हैं कि सेथ रॉलिंस का शॉट बिल्कुल बीच में आना चाहिए जब वो उनको रेसलमेनिया में चेयर शॉट से हिट कर रहे थे। तो मतलब लिटरली काफ़ी ये डिटेल में गए हैं। और एंड में जाते जाते ऐसा एक थोड़ा फनी वे में उन्होंने बोल दिया, सीएम पंक पूछ रहे हैं कि यू एवर शिट योर सेल्फ इन रिंग, तो शार्लेट ने बोला अगर करा भी होता तो मैं बताती नहीं, लेकिन हाँ शायद थोड़ा सा पी कर दिया था मैंने। तो थोड़ा ऐसे फनी वे में भी, मतलब बहुत ज़्यादा कैजुअल जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो भी हमको सुनने को मिलेंगी इसमें। अभी आने वाली है 29 जुलाई को, और हम भी इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। लेट्स सी क्या इसमें कहानी बनती है, क्योंकि इतना तो है कि बहुत कुछ शायद ऐसी बातें यहाँ से पता चलेंगी जो कुछ लोगों को पसंद आएंगी, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएंगी। बट पोस्टर्स के ऊपर तो कुछ खतरनाक इन्होंने काम किया है। रिया रिप्ली का बनाया है, कोडी रोड्स का बनाया है, फिर सीएम पंक का बनाया है, और ये जे ऊसो और ट्रिपल एच वाला बनाया है। सच बताऊं तो मेरे को सबसे बढ़िया तो ये जे ऊसो वाला ही लग रहा है। हाँ, वो साइड से डेफिनेटली शायद एआई जनरेशन का यूज़ किया है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस डब्ल्यूडब्ल्यू में बैक स्टेज मिलता नहीं है कि तुम इस वाले शॉट को ले सको। तो अब 29 जुलाई की है हाइप और एक्साइटमेंट। लेट्स सी ये अनरियल वाली डॉक्यूमेंट्री कितनी रियल और कितनी ज़्यादा अनरियल हमको लगती है। वैसे नेटफ्लिक्स के ऊपर आ रही है, तो एक्सपेक्टेशन है कि जो प्रोडक्शन है और जो पूरा कह सकते हैं वो सिनेमैटिक फील है, वो तो डेफिनेटली हमको इससे आ जाएगा। अगर आप भी उन लोगों में से हो कि भाई आप एजे स्टाइल्स को टीएनए में देखना चाहते हो, तो भाई टीएनए का जो स्लैमिवर्सरी होने वाला है इस संडे, वहां पे ये होने का 100% चांस है, या बोलो 100% होने ही वाला है। क्योंकि उन्होंने एक वीडियो के थ्रू इसको टीज किया है, जहां पे आप देख सकते हो एक डब्बे के अंदर एजे स्टाइल्स का वो जो P1 फिनोमिनल 1 वाला साइन है वो हमको दिख रहा है। अब ऑब्वियसली टीएनए वाले इसको यूज कर रहे हैं, तो एजे स्टाइल्स आ ही रहे हैं। ऐसा आई थिंक कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होगा, ये मत एक्सपेक्ट करना कि एकदम से कोई मैच वैच वो कर लेंगे, लेकिन अब वो आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये भी एक लोगों का सपना है कि भाई एजे स्टाइल्स के टीएनए वाले दिन अगर वो दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन रहते हुए टीएनए में आ जाए तो क्या कहानी बनेगी। और मुझे लग रहा है कि अगर एजे स्टाइल्स को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू में कुछ नहीं ऐसा खास प्लान है, तो आई थिंक वो टीएनए में जाके जब काम कर जाएंगे ना, अच्छा, तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को पता चलेगा कि भाई अब तो इसको हमको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। वैसे तो समर स्लैम में है अभी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच, तो देखते हैं वहाँ क्या आगे कहानी होती है। लोग वैसे बहुत सारे हैं सपोर्ट में कि आनी चाहिए जे स्टाइल्स के पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। दो डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चली है। सबसे पहले ओमोस की बात कर लेते हैं। तो आप लोग मेरे से पूछते हो कि भाई ओमोस कहाँ है, क्या उनका चल रहा है। यार मेरे से मत पूछो, क्योंकि वो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू के लोगों को भी सही से नहीं पता होगा, हायर अप्स में भी, कि ओमोस के साथ चलता क्या है या करना क्या है। ओमोस को बस मेरे को तो आई थिंक लगता है एक रीजन जो कि वो
टिके हुए हैं वो है अपने साइज की वजह से। जो वो इतने लंबे चौड़े हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू उनको एक अलग स्पेक्टिकल या अट्रैक्शन की तरह देखती है। और वही इसी के बारे में हमको पता चला कि ट्रिपल ए प्रमोशन के अंदर आइडिया है कि वो जो है उनको यूज करे, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक्वायर कर लिया है। तो अब शायद डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ स्मैकडाउन में तो टाइम मिलता नहीं है कि वो ओमोस को लेके आ सकें। कुल मिला के कहना ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का जो बबल है उससे बाहर निकाल के ओमोस को एक स्पेशल अट्रैक्शन की तरह डब्ल्यूडब्ल्यू यूज करना चाहती है जब डब्ल्यूडब्ल्यू को ग्लोबली देखा जाता है। कुछ इस तरीके से वो है। तो मैं तो कह रहा हूँ उस पर जाने से पहले यार अगर तुम उनको स्टोरी लाइन में यूज कर लोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू भी समझती है कि ओमोस को स्टोरी लाइन में यूज करने से तो हम सिर्फ जो डब्ल्यूडब्ल्यू को एक्टिवली कंज्यूम कर रहे हैं उन तक पहुंचेंगे, लेकिन अगर कुछ इधर उधर का स्टफ करवा देंगे तो फिर जो लोग शायद डब्ल्यूडब्ल्यू से फेमिलियर नहीं है वो देखेंगे और फिर ओमोस एक रीजन बन सकते हैं कि क्यों कोई बंदा पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यू का प्रोडक्ट देखे। तो ये तो ओमोस के बारे में बात थी। अब जेकब फाल्टू के बारे में पता चला है और ये बंदा एक टाइम में भाई कैदी हुआ करता था यार। इसने तो अपना पूरा जो मेहनत है या फिर जो अपना दिमाग है हृदय परिवर्तन करके सारी कहानी चेंज कर दी है। पता ही चला है कि जेकब फाल्टू को लेके डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज्यादा सीरियस है। एंड यू नो कि बात बहुत सीरियस है जब डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी लाइन से ऊपर उठ के चैंपियनशिप जीतने से ऊपर उठ के कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालो। और एक्स्ट्रा एफर्ट ये है कि जैसे सिटी थीम्ड जो मर्चेंडाइज हैं या फिर लोकल स्पोर्ट्स टीम के साथ कोलैबोरेशन करके वैसा करके कुछ ये जो आइडेंटिटी है, जो प्रेजेंस है, वो जेकब फाल्टू की बनाना चाह रही है ताकि बहुत ज़्यादा वो फेमिलियर हो जाए लोगों में। ये हमने काम कोडी रोड्स के साथ होते हुए देखा है, पहले जॉन सीना के साथ होते हुए देखा है। ये नहीं कि उस लेवल पे हो रहा है, ऑब्वियसली लेवल ये तो थोड़ा ऊपर ही हो गया, लेकिन अब उस नज़रिए से जेकब फाल्टू को देख रहे हैं उससे पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कितना ट्रस्ट भी करती है जेकब फाल्टू के ऊपर कि मतलब ये बंदा है जिसके ऊपर हम आने वाली डब्ल्यूडब्ल्यू के फ्यूचर का भार डाल सकते हैं। और वैसे ही बंदा रिंग में अच्छा है, बोल अच्छा लेता है, कैरेक्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है। आप इसे देख के बोल सकते हो कि ये लार्जर देन लाइफ वाली फील देता है एक सुपरस्टार के तौर पे। तो फिर आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू का सही डिसीजन है। अभी मैंने आपको डब्ल्यूडब्ल्यू अनरियल के बारे में बताया ना, तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके ऊपर अपना ओपिनियन आप मुझे ज़रूर देना। कल वाली वीडियो में मैंने आपके ओपिनियन देखे थे, वो कोडी रोड्स और गुंथर के बारे में जो आपने बोले थे। तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि कैसे अनरियल का मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अनरियल का कि बिहाइंड द सीन चीज़ें पता चलेंगी ताकि वो बिजनेस के अंदर की और डेप्थ बता सकें कि एक्चुअल में चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। बट मेरे सामने फिर अभी ये ड्वेन द रॉक जॉनसन की वीडियो ही आती है और ये वो वीडियो है जहां पे वो कोडी रोड्स को ट्रक के आगे मार रहे हैं, हम सबको पता है। और जब कैमरास रोल होना बंद हो गए और प्रोडक्शन वाले बंदे ने बोला भी कि कैमरास अब रोल नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने बोला एफ दैट, यानी उस मूवमेंट पे रॉक उस चीज को बिल्कुल रियल दिखाना चाह रहे थे कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम टीवी पे दिखा रहे हो क्या, मैं तो बहुत सीरियस हूं, मैं सही में इस बंदे को मारूंगा। अब वो चीज उन्होंने क्यों करी, एक्चुअली उनको पता है कि भाई है तो वो स्टोरी ही, लेकिन तुम वहां पे उसको रियल दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, तुमने किया ना, और उस वजह से फिर तुमको अप्रिशिएट भी किया कि अरे भाई रॉक तो सही में स्टोरी लाइन में पूरा कैरेक्टर में घुसा हुआ है। तो अगर एक तरफ तुम इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हो तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम अनरियल वाली जो डॉक्यूमेंट्री है उसको भी लेके आ रहे हो। तो या तो सेम एक तरफ रहो कि अच्छा ठीक है हम तो बिल्कुल इसको रियल ही दिखाएंगे, या अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा करो कि नहीं नहीं हम तो ये स्क्रिप्टेड ही शो है, हम इसको पूरा ऐसा डिजाइन करते हैं। तो ये थोड़ा अटपटा सा है। इसको अगर कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि ऐसा है तो क्यों है और क्या इसमें कुछ गलत भी है या फिर कुछ सही है, तो वो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बट मेरे को तो थोड़ा सा ऑपोजिट सा लग रहा है कि एक तरफ ऐसा और फिर एक तरफ ऐसा। तो फाइनली बहुत लंबे दिनों के इंतजार के बाद जॉन सीना भी अपने दर्शन देने वाले हैं। कल स्मैकडाउन में कोडी रोड्स के साथ जो उनका सेगमेंट है ऑफिशियली अब उसको कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करके इन्होंने बना दिया है। और जैसा कि मैं बोलते ही आया हूं पिछले काफी कुछ सालों से, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद सुपरस्टार्स को लड़वाना है। तो थोड़ा सा आप फिजिकल होते हुए शायद उनको देख सकते हो। एंड आई थिंक फिर भी बोल सकते हैं ये चीज़ उतनी यहाँ पे फिट ना हो क्योंकि भाई ये थोड़े अलग किस्म के आदमी है, ये लड़ते मारते थोड़े से कम है। कोडी रोड्स वैसे भी ज़्यादा गुस्से में उतना रहता नहीं है, चाहे उसको कितना ही छेड़ दो, और जॉन सीना तो भगने में ही रहता है। तो आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद वैसा वाला भी कुछ दिखा सकते हैं जैसे पर्सनल हुए थे सीएम पंक और जॉन सीना, क्या पता वैसा कुछ एंगल आ जाए। और JBL ने एक ऐसी बात बोली है जॉन सीना के फाइनल मैच के लिए, आप बोलोगे यार तुम ट्रिपल एच को छोड़ो, ये क्रिएटिव कंट्रोल में सबसे ऊपर तुम JBL को बैठाओ। जब उनसे पूछा कि क्या लगता है कौन होने चाहिए उनकी टॉप चॉइसेस जॉन सीना के फाइनल ओपोनेंट के लिए, तो जो 3 नाम उन्होंने लिए भाई सारे के सारे ही खतरनाक। पहला नाम उन्होंने लिया ब्रॉक लेसनर का। एंड ये क्यों लिया, क्योंकि अगर आप इस फेयरवेल टूर में देखोगे तो डब्ल्यूडब्ल्यू कर भी ऐसे रही है कि वो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया के हिसाब से फैंस को जीने का मौका दे रही है ताकि उसकी वजह से वो खुश हो सकें। तो वो ब्रॉक लेसनर का नेम है, लेकिन ब्रॉक लेसनर को लेकर तो फिर पता ही है अभी सीन सपाटा क्लियर है नहीं। दूसरा नाम उन्होंने लिया रोमन रेंस का। ये मैच वैसे रिसेंटली हो ही चुका है
समर स्लैम में, लेकिन फिर भी हमेशा ही जब कुछ सालों बाद ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स भिड़ते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग होता है और लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। और तीसरा नाम जो उन्होंने लिया वो है ड्वेन द रॉक जॉनसन का। ये दगाबाज धोखेबाज आदमी के बारे में तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि ये तो अपनी छुट्टियों पे ही रहते हैं, और छुट्टियों पे नहीं भी रहते तो फिर ऐसे ऐसे टाइम पे आते हैं जब लगता है कि यार सिर्फ इनको शायद अपना ही देखना था, बाकी हमारे बारे में तो इतना कुछ सोचा नहीं। एंड अगेन इसीलिए मैंने आपको कुछ वीडियो पहले बोला भी था कि अब लोग लिटरली ऐसा फील करते हैं कि रॉक ना ही आए तो अच्छा ही है। वैसे तो देखो हमको पता ही है कि रोमन रेंस का बहुत खतरनाक वाला सिक्का चलता है, लेकिन अगर कभी कभी किसी को डाउट उठ जाता है ना कि यार बंदा छुट्टियों पे रहता है और वापस आ जाता है तो फिर क्या वो उतना इम्पैक्ट बनाता है या नहीं, तो इम्पैक्ट वो कैसे बनाता है मैं आपको बताता हूँ। इस समय WWE वेबसाइट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली मर्च है, जो आइटम है, वो टॉप 5 की लिस्ट में एक बार गैस कर सकते हो कितने रोमन रेंस के होंगे। अगर गैस करते करते भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा ही है। लिटरली पांचों के पांचों जो आइटम्स हैं वो रोमन रेंस के ही हैं जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हो OTC 1 वाली उनकी टी शर्ट है, फिर ट्राइबल चीफ लोगो वाली जो टी शर्ट है, फिर उसके बाद उनका ग्लव सेट है, फिर रेप्लिका ग्लव सेट है, और उसके बाद OTC 1 टी शर्ट, ये यूथ वाला जो एडिशन है। तो मतलब पांचों के पांचों जो आइटम है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले इस पॉइंट पे वो रोमन रेंस के ही हैं। तो ये है भाई, देखो रोमन रेंस का जलवा। बहुत सारे लोग पता नहीं इस फैक्ट को एडमिट करने से भागते क्यों हैं कि इस रोमन रेंस के अराउंड WWE नहीं चल रही होती, बट दिस इज़ द फैक्ट। और अगेन जैसा मैं कल वाली वीडियो में बोल रहा था कि नंबर्स ज़्यादातर सच ही बोलते हैं, तो आप इसमें जो है उसको काउंट कर सकते हो। मंडे नाइट रॉ का वो सेगमेंट तो आपको याद होगा जब पॉल हेमन ने एक तरीके से टीज किया था कि सेथ रॉलिंस के पास प्लान बी है। तो अब स्पेकुलेशन ये है कि क्योंकि जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि अगर वो सच है कि सेथ रॉलिंस को नी में प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो बहुत माइनर है, बस WWE उसको मेजर तरीके से दिखा रही है। तो क्या ये जो इस बार सेथ रॉलिंस का प्लान बी है वो उनका इंजरी ही है कि वो अपनी इंजरी को यूज कर रहे हैं? और जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में बोला भी था कि सेथ रॉलिंस इसको लंबा ब्रेक दिखा के छोटा ब्रेक बना देंगे, तो इस बार प्लान बी फैंस के दिमाग के साथ खेलना, अपने ओपोनेंट के दिमाग के साथ खेलना ये होगा कि उन्होंने अपनी इंजरी को दिखाया ऐसे कि जैसे कि वो बहुत टाइम के लिए गायब होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद वापस आके वो सबको शॉक एंड सरप्राइज कर देंगे। अब बहुत सारे लोग एक्सपेक्टेशन ये भी लगा रहे हैं कि वो बहुत 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 जल्दी भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक देखो इशू तो कुछ है सेथ रॉलिंस के पास, और अगर वो इशू है तो ऐसा हो सकता है कि उसको ठीक होने में फिर भी टाइम लग जाए। मे भी बहुत सारे लोग अगर ये बोलें कि रेसलमेनिया के आसपास आएंगे, ऐसा ही हमको उम्मीद दे रहे हैं, उससे तो वो पहले आ जाएंगे, क्योंकि WWE ने भी अगर सेथ रॉलिंस के पास ब्रीफकेस रखने का प्लान रखा है तो आई थिंक उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो होगा, वरना वो ये भी कर सकते थे कि जो सेथ रॉलिंस का ब्रीफकेस है वो क्या पता ब्रॉन ब्रेकर के पास चला जाता या फिर ब्रॉनसन रीड के पास चला जाता। अब WWE ने वो चीज़ नहीं करी तो डेफिनेटली उसके पीछे उन्होंने कुछ थॉट्स तो दिए होंगे। और जाते जाते मैं आपको ये स्ट्रीट फाइटर के बारे में बता देता हूँ। मेरे को कॉमेंट सेक्शन से वैसे पता चला था कोडी रोड्स भी होने वाले हैं स्ट्रीट फाइटर में और रोमन रेंस भी होने वाले हैं, तो हमारे इंडिया के विद्युत जामवाल भी स्ट्रीट फाइटर वाली मूवी में होने वाले हैं। अगर उनका बैकग्राउंड आपको पता होगा तो काफ़ी एथलेटिक वो हैं, आई थिंक कुछ मार्शल आर्ट्स भी उन्होंने अच्छा खासा सीखा हुआ है, कॉम्बैट में वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर मैं नाम से ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ढेलसिम या ढालसिम जो भी नेम है, मेरे को नहीं पता ये कैसे प्रोनाउंस करना है इसको, बट ये वाला रोल विद्युत जामवाल भी प्ले करने वाले हैं। तो ये हॉलीवुड में भी आई थिंक उनका डेब्यू ही है। तो स्ट्रीट फाइटर काफ़ी बोल सकते हो अलग अलग यूनिवर्स के लोगों को एक साथ लेके आने वाला, और एक फ्रेम में अगर ये दिखेंगे तो काफ़ी ऐसा अलग सा भी लगेगा कि अच्छा इंडिया का कोई बंदा, मतलब बॉलीवुड का कोई बंदा विद्युत जामवाल उन मूवीज़ में है जहाँ पे WWE के सुपरस्टार्स भी है। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।